Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 14 मई 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बैनरघट्टा नेशनल पार्क को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नेशनल लेवल पर कौन सी एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और उसका काम है इस पर्टिकुलर एक्ट को लागू करना, और वो एक्ट कौन सा है, वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ओएनडीसी के बारे में। ओएनडीसी एक ऐसा टॉपिक रहा जिसके बारे में पिछले 3 से 4 दिनों में बहुत ही ज़्यादा चर्चा हुई है। इवन सभी कह सकते हो कि जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर भी इसके बारे में लगातार जो न्यूज़ आर्टिकल है वो ट्रेंड हो रहे थे। ओएनडीसी की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये सुन लो। ओएनडीसी की फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। बोला जा रहा है कि जो ओएनडीसी है ये क्या कर सकता है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जोमेटो, स्विगी इन सबको बंद करवा सकता है। कैसे, लोग यहाँ पर इन सभी प्लेटफॉर्म्स की जगह ओएनडीसी को ज़्यादा प्रेफर करने लगेंगे आने वाले समय में, क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जोमेटो, स्विगी ऐसे जो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से जो आप सामान परचेज़ करते हो वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ता है, जबकि ओएनडीसी पर सामान काफ़ी सस्ता पड़ेगा। और ऐसे ही ना एक लिस्ट जो है ट्विटर पर शेयर हो रही थी, मतलब जो फूड के प्राइसेस हैं कि स्विगी और जोमेटो पर फूड के प्राइसेस ये हैं, जो ओएनडीसी है यहाँ पे फूड के प्राइसेस ये हैं। तो ओएनडीसी पर बहुत कम दाम में आपको सामान मिल सकता है। अब ऐसा कैसे सामान अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, देखो सामान वही मिलेगा, लेकिन पूरा प्रोसेस क्या है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, उस चीज़ को समझना होगा। तो ऐसे आर्टिकल्स आपने देख लिए होंगे। अभी 19 घंटे पहले एक आर्टिकल है, विल ओएनडीसी डिसरप्ट स्विगी एंड जोमेटोज बिजनेस। क्या ओएनडीसी स्विगी और जोमेटो के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला है। और स्विगी जोमेटो के अलावा ही यहाँ पर देख सकते हो अमेज़न, फ्लिपकार्ट इन सब की भी बात हो रही है कि हो सकता है आने वाले समय पर जो ओएनडीसी है वो अमेज़न, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट इन सभी प्लेटफॉर्म्स की जगह ले ले। लोग ओएनडीसी को वैसे ही प्यार करने लगे हैं जैसे आज के समय में यूपीआई को प्यार कर रहे हैं। ठीक है, यूपीआई आपने समझा, यूपीआई एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि एक समय पर लगता था यार ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और आज यहाँ पे कह सकते हो कि जो अच्छे अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर ऐसे पैटर्न को नहीं अपना पाए हैं जैसा इंडिया में यूपीआई सिस्टम चल रहा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब ये यूपीआई क्या करता है, यूपीआई यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है, जैसे कि आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे ये सारी चीज़ें जो यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पर ये यूपीआई वाले नेटवर्क को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी के माध्यम से आप क्या करते हो, सारा का सारा जो पेमेंट है वो कर पाते हो। तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म सरकार ने बना दिया है। अब गूगल पे, फ़ोनपे और ये सब पेटीएम ये सब आए और इन्होंने यहाँ पर क्या किया, यूपीआई का यूज़ किया, और बेसिकली आप उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या कर पा रहे हो, अपने ट्रांजैक्शन कर पा रहे हो। वैसा ही बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट ओएनडीसी के साथ में भी है। अभी मैं धीरे धीरे करके आगे बताता हुआ चलूँगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ओएनडीसी के बारे में समझते हुए आ जाएंगे। पहले समझो हो क्या रहा है। देखो हो ये रहा है कि देखो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर फूड डिलीवरी की जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन अवेलेबल तो हैं, लेकिन वो चल भी बहुत ज़्यादा रही हैं दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में।
बहुत सारे लोग यहाँ पर स्विगी ज़ोमैटो के लिए बहुत एडिक्ट हो चुके हैं। कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही फूड डिलीवरी यहाँ पर की जा रही है इंडिया के अंदर में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी जब भी हम लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बात करते हैं तो दो ही कंपनी दिमाग में आती हैं, दो ही हमारी जो टेक कंपनी है वो दिमाग में आती हैं, ज़ोमैटो या स्विगी। इसके अलावा पहले तो बहुत सारे और भी थे बट और किसी का नाम नहीं आता। आज के समय में इस फूड डिलीवरी के मामले में डुओपोली बन चुकी है, यानी कि दो सेलर हैं बस, खाली ज़ोमैटो स्विगी, सारा मार्केट इन्होंने पकड़ रखा है। और इन दोनों के आपस में ही बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन भी देखने को मिल जाता है। अब सरकार ने ये सारी चीज़ें देखने के बाद में सरकार ने एक नया प्लेटफॉर्म बना दिया, ONDC। तो ये क्या गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है? हाँ बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की साइट से यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये डायरेक्टली ज़ोमैटो स्विगी को एक बहुत बड़ी टक्कर देने वाला है। अभी ये ज़ोमैटो और स्विगी काम कैसे करते हैं, पहले इस बात को समझना। देखो, आपके घर के पास में एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, आपने वहाँ से कुछ फूड है वो मंगाना है। आप जब मंगाते हो तो ज़ोमैटो का यूज़ कर रहे हो या स्विगी का यूज़ करके मंगा रहे हो, लेकिन वो जो रेस्टोरेंट है उसका ज़ोमैटो पर या फिर स्विगी पर रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड यहाँ पे होगा तभी उस रेस्टोरेंट की सारी जानकारी आपके इस ज़ोमैटो ऐप के अंदर आएगी कि आप यहाँ से ये सामान मंगा सकते हो, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर रेस्टोरेंट है, होटल है, उसका रजिस्टर होना भी ज़रूरी है। तो बेसिकली ज़ोमैटो या जो स्विगी है ना, ये थर्ड पार्टी ऐप का काम करता है। किसका? थर्ड पार्टी का काम करता है, यानी इसको भी यहाँ पर कमाई के लिए कुछ कमीशन चाहिए होगा। ऑब्वियस ही बात है, कुछ पैसा लेगा ये रेस्टोरेंट से तभी तो काम करेगा। प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, इतनी सारी सर्विस दे रहा है, आपके घर तक खाने को पहुँचा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको पैसा चाहिए होगा, कमीशन चाहिए होगा। और वो कमीशन क्या रेस्टोरेंट अपनी जेब से निकाल कर देगा? नहीं, वो तो कस्टमर से ही लेगा। तो वही सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है, एक रेस्टोरेंट है, उसने अपने आप को ज़ोमैटो में रजिस्टर किया और आप यहाँ पे हो गए कस्टमर। आपने कोई सामान यहाँ पर इस रेस्टोरेंट से मंगाया, तो यहाँ पर सपोज़ वो अगर 100 रुपये का सामान है, 100 रुपये का फूड है, तो उस 100 रुपये में से ज़ोमैटो या स्विगी वाले ही 30% या 35% रुपया ले लेते हैं, यानी कि 30 रुपये या 35 रुपये उनके हो गए। अब क्या रेस्टोरेंट यहाँ पर 30 रुपये 35 रुपये घाटे में चलेगा? क्या उतने कम रुपए में आपको सामान देगा? नहीं, वो 30 रुपये यहाँ पे जो ज़ोमैटो स्विगी को देना है वो यहाँ पर कवर कर लेगा प्राइस के अंदर में। यानी 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो वो डायरेक्टली 135 रुपये का बेचेगा। 30-35 रुपये जो भी देने हैं ज़ोमैटो स्विगी के पास में चले जाएंगे, 100 रुपये का सामान आपके घर पर पहुँच जाएगा। मतलब कमीशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। ONDC पर यह मामला ख़त्म हो जाएगा। ONDC पर बहुत ना के बराबर कमीशन, जैसे UPI पेमेंट में होता है ना, पेमेंट करते हो तो बहुत ही ना के बराबर जो कमीशन कटता है वैसे ही होने वाला है। यानी 100 रुपये का है तो आपको कुछ ही अमाउंट में यहाँ पर ये मिल जाएगा, या आपको एक्स्ट्रा कमीशन 30-35 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ज़ोमैटो या जो स्विगी हैं वो ऐसे काम करते हैं, थर्ड पार्टी ऐप की तरह काम करते हैं। क्लियर हो गया? सवाल यह है कि ONDC भी क्या कोई ऐप है? देखो, कोई एप्लीकेशन नहीं है ONDC, ध्यान रखना, कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो कैसे यूज़ करेंगे? आपके पास में अगर फ़ोन में पेटीएम है, पेटीएम के अलावा कई सारे ऐप जैसे मीशो ऐप है, उसके बाद में मैजिक पिन हो गया, माई स्टोर, क्राफ्ट्सविला, स्पाइस मनी, ये सारे ऐप्स जो हैं यहाँ पर ये ONDC ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। जब आप पेटीएम ओपन करते हो ना तो ऊपर सर्च बॉक्स आता है बना हुआ, उस सर्च में केवल ONDC लिख देना, सारी चीज़ें आपको वहीं पर क्लियर समझ में आएंगी। जैसे आप ONDC लिखोगे सर्च में, नीचे लिखा हुआ आएगा कि आपको फूड चाहिए या ग्रॉसरी का आइटम चाहिए या क्या आइटम चाहिए, ठीक है। तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ आएगा, तो आप उस जो भी यहाँ पर पैटर्न बना हुआ आएगा उसका यूज़ करके ONDC प्लेटफॉर्म से सामान मंगा सकते हो। तो ONDC बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन या कोई ऐप नहीं है, ध्यान रखना है इस बात का। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पर ONDC पे क्या होगा ना, जो थर्ड पार्टी वाला मामला है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। मतलब जैसे ज़ोमैटो स्विगी में हो रहा था ना कि ज़ोमैटो स्विगी थर्ड पार्टी हैं, है ना, किसी रेस्टोरेंट को वहाँ पर रजिस्टर करना होता है। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली बायर और सेलर कनेक्ट होंगे। पहले क्या हो रहा था, ज़ोमैटो या स्विगी पर डायरेक्टली बायर सेलर को कनेक्ट होना पड़ रहा था, तो बीच में ही आ रहा था। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ONDC ऐसा प्लेटफॉर्म है, डायरेक्टली क्या करेगा, जो सेलर है वो अपने आप को रजिस्टर करेगा, अपना सामान यहाँ पर चढ़ा देगा और बायर यहाँ पर डायरेक्टली यहीं से परचेज़ कर पाएगा। बीच वाला मैटर ही खत्म हो गया, तो कमीशन का चर्चा ही खत्म हो गई। डायरेक्टली यहाँ से सामान बना, ये यहाँ पर रजिस्टर हुआ और आपने यहाँ पर डायरेक्टली परचेज़ कर लिया। यही है ONDC। तो सेलर कंज्यूमर्स यहाँ पे डायरेक्टली मीट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ये ONDC का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रॉब्लम ये थी कि ज़ोमैटो स्विगी डुओपोली चला रहे हैं, दो ही बेचने वाले हैं, अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, कमीशन बढ़ा ले रहे हैं, इसके अलावा कोई है भी नहीं, तो लोगों को पैसा पे भी करना पड़ रहा है। बट अभी यहाँ पर मिडिल मैन ख़त्म हो गया और सीधा प्राइस यहाँ पर डाउन हो जाएगा। तो ONDC अभी ना
बहुत सारी सिटीज़ में अपनाने लगे हैं लोग, और बहुत सारे शहरों में यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ओएनडीसी वर्क करने लगा है। जैसे बेंगलुरु की बात की जा रही है, बेंगलुरु के अंदर सबसे ज़्यादा ओएनडीसी का यूज़ हुआ है। उसके अलावा मुंबई के अंदर बड़े बड़े जो शहर है वहाँ पर ऑलरेडी ओएनडीसी का यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, यहाँ सभी जगह पर ओएनडीसी का लोग यूज़ कर रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पर जैसे यूपीआई थे ना, स्टार्टिंग में थोड़ा कम लोग यूज़ कर रहे थे, फिर धीरे धीरे एक पकड़ ली थी। तो यही हो सकता है कि आने वाले समय पर जो ओएनडीसी है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उभर कर आए, जिसके बारे में चर्चा हर जगह पर होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगा और थोड़ा सा सस्ते दाम में, क्योंकि कमीशन कट जाएगा। चाहे आप अमेज़न देख लो, चाहे फ्लिपकार्ट देख लो, यहाँ पर भी एक कमीशन आपको देना पड़ता है, अलग से पेमेंट देना पड़ता है, वो सब हट जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। हर चीज़ के दोनों चीज़ें होती हैं, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। यहाँ पर भी कुछ चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं? सबसे पहली जो चैलेंज है वो यहाँ पर यह है कि जो भी यहाँ पर रेस्टोरेंट या फिर जो भी कह सकते हो सेलर होगा ना, उसे अपनी तरफ से सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। पहले क्या हो रहा था, ज़ोमैटो स्विगी में आप देखोगे तो ज़ोमैटो स्विगी वाले सारी सर्विस दे रहे थे, बस खाली रेस्टोरेंट को अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवाना है और थोड़ा सा अमाउंट इनको देना है। सीधा कहीं पर भी डिलीवरी के लिए कुछ भी आएगा तो इन्होंने सीधा जो अपना फूड है वो तैयार करके इस डिलीवरी बॉय को तैयार कर दे देना है और वो डिलीवरी बॉय ले जाकर पहुँचा देगा। ठीक है, यानी जो डिलीवरी की सर्विसेज, लोगों की सर्विसेज ज़ोमैटो स्विगी दे रहे थे वो सब ज़ोमैटो स्विगी की साइड से था। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि अब बीच में कोई मिडिलमैन नहीं है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिलीवरी का प्रोसेस सेलर को ही मैनेज करना पड़ेगा कि अगर कोई उसके पास में ऑर्डर आता है तो ऑर्डर को रजिस्टर करने के बाद में उसने कैसे वो पहुँचाना है, वो उसकी ज़िम्मेदारी अब होगी। ठीक है, तो ऑर्डर को पहुँचाने की ज़िम्मेदारी भी उसकी खुद की होगी, खुद को यहाँ पर सारा कुछ चैलेंज करना पड़ेगा, आप ऐसा कह सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है एक साथ ढेर सारे ऑर्डर आ जाएंगे, तो एक साथ ढेर सारे ऑर्डर आ जाएंगे तो वहाँ पे उस समय पर रेस्टोरेंट को या फिर किसी भी दूसरी कंपनी को, सेलर को मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ऐसा भी बोला जा रहा है। क्लियर हो गया? तो ये था पूरा ओएनडीसी। आगे आता है दोस्तों, मैंने ओएनडीसी के बारे में आपको जितना भी कुछ बताया है, एक एक जो इन्फॉर्मेशन बताई है वो सारी की सारी स्क्रीन पर आपको नीचे की साइड में दिखाई पड़ेगी। इसको मैं प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में डाल दूंगा टेलीग्राम पर पीडीएफ के अंदर, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ओएनडीसी क्या है? एक फ्रीली एक्सेसिबल गवर्नमेंट बैक्ड प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट के सपोर्ट से इस प्लेटफॉर्म को लेकर आया गया है। ओपन नेटवर्क है जहाँ पर आप कह सकते हो सेलर और कंज्यूमर दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। हर प्रकार की सर्विस आपको ओएनडीसी पर मिल जाएगी। जैसे यूपीआई काम करता है वैसे ओएनडीसी काम करता है, मैंने आपको बताया। इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, जो कमीशन है वो कट जाएगा, डायरेक्टली आपस में मिल पाएंगे। वही चीज़ें रिपीटेडली आपको देखने को मिलेंगी जो हमने डिस्कशन किया है, मैंने आपको यहीं से बताया है। लेकिन एक लास्ट पॉइंट और है, बोला जा रहा है कि आने वाले कुछ 5 सालों के अंदर में एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन ये है कि जो ओएनडीसी है वो लगभग 90 करोड़ यूज़र्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाएगा और 12 लाख सेलर्स को अपने नेटवर्क पर लेकर आ जाएगा। 12 लाख सेलर्स हो जाएंगे, 90 करोड़ के आसपास यूज़र्स हो जाएंगे परचेस करने वाले। तो इससे डेफिनेटली ग्रोथ जो है आने वाले समय पर हो सकती है। समझ गए? आगे आते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पे दोस्तों कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-4 आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर इलेक्शन के रिजल्ट से भरा पड़ा है। पूरा अखबार आप देख पाओगे, पेज नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 13 सब जगह पर यहाँ पर इलेक्शंस के बारे में आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे होंगे इलेक्शंस, कौन से इलेक्शन? कर्नाटका के इलेक्शंस है ना। कर्नाटका के अंदर रिसेंटली वोटिंग हुई थी, याद होगा। कल यहाँ पे काउंटिंग हुई है, कल रिजल्ट आया है। कर्नाटका में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली है और बीजेपी जो है उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ खो दी है। 2018 में बीजेपी के पास में लगभग 104 सीट थी, जैसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है, और वो 104 सीट 2018 में थी। तो बीजेपी की सरकार चल रही थी 2018 से अभी तक, बट अभी यहाँ पर 2023 में सरकार बदल चुकी है और अभी बीजेपी को केवल और केवल 66 सीट्स मिली हैं, 66 सीटें मिली हैं। जबकि कांग्रेस के पास में 2018 में 80 सीट थी और वो अभी बढ़कर लगभग 135 सीट हो चुकी हैं, 135। अच्छा, कितने सीटों पर चुनाव हो रहा है? ये लगभग 224 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है, जैसा आप यहाँ पे आर्टिकल में देख पाओगे। 224 सीट्स को लेकर ये इलेक्शन हुआ। 224 सीट्स में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर ली, 135 सीट्स कांग्रेस के पास आ गई हैं, 66 सीट्स यहाँ पर बीजेपी के पास में है और 19 सीट यहाँ पर जेडीएस के पास में है और बाकी 4 अदर्स के पास में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अभी जो बीजेपी रूल कर रही थी, वैसे मैं आपको बता दूं, सदर्न स्टेट्स में, जो साउथ वाले स्टेट्स हैं, वहाँ पर एक भी स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं थी। कर्नाटका इकलौता स्टेट था सदर्न स्टेट जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट थी। अब यहाँ पर कर्नाटका भी बीजेपी के हाथ से जा चुका है।
जब हम सदर्न स्टेट्स की बात करते हैं। और देखो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, रिज़ल्ट ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने यहाँ पर ये देखा है, मतलब बोला जाता है, आर्टिकल आप पढ़ोगे ना, ढेर सारे आर्टिकल से तो मैं पढ़ रहा था सुबह से, तो काफ़ी सारे आर्टिकल मैंने पढ़े हैं जिसमें बोला जा रहा है 1985 से आप अभी तक देखोगे कर्नाटका के अंदर में तो एक गवर्नमेंट टिकी नहीं है, हर बार चेंज हुई है। ठीक है, बीच में यहाँ पर दोबारा कांग्रेस मेंटेन करी है, लेकिन यहाँ पर हर बार कह सकते हो सरकार चेंज होती हुई नजर आई है। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो अपनी जो स्ट्रेंथ उसको खो देगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अब चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा वो भी थोड़े दिनों बाद मतलब पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पर जो कांग्रेस के अंदर में अभी जो पहले चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के अंदर में वो सिद्धरामैया थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस पद के लिए एक और नाम है, वो है DK शिव कुमार। देखते हैं यहाँ पर कौन होगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे तीनों ही लीडर साथ में, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिका अर्जुन खारगे और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको दोनों लीडर्स भी देखने को मिल जाएंगे, DK शिव कुमार और साथ ही साथ में सिद्धरामैया। क्लियर हुआ। उसके बाद में देखो बोला ये जा रहा है, जैसे अभी आप आर्टिकल पढ़ोगे ना धीरे धीरे तो पता ये चलेगा कि कांग्रेस जो ये इलेक्शन जीती है कर्नाटका के अंदर में, उसके पीछे के कई सारे रीज़न हैं, कई सारे कारण हैं। उसमें से जो 5 मेन रीज़न वो हैं जो कांग्रेस ने यहाँ पर वादे करे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, हम इलेक्शन जीतते हैं, तो हम ये 5 चीज़ें आपको देने का काम करेंगे। वो 5 चीज़ें अच्छा कौन कौन सी, मैं आपको एक बार एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा, क्योंकि आने वाले समय पर इसकी चर्चा कुछ दिन तक तो एक होने वाली है, लगातार कुछ दिन तक चर्चा होगी, एडिटोरियल काफ़ी लिखे जाएंगे, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो आगे आप आराम से क्लियर कर पाओगे। तो कांग्रेस ने यहाँ पर 5, मतलब वैसे तो कई सारे वादे किए हैं, 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आर्टिकल से बताई जा रही है। 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें, 5 इंपॉर्टेंट वादे जिसकी वजह से यहाँ पर ये सत्ता में आ चुके हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रॉमिस क्या है, वो है गृह ज्योति। गृह ज्योति के तहत यहाँ पर गृह ज्योति के तहत इन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो लगभग 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। 200 यूनिट के ऊपर है तो चार्ज किया जाएगा, अगर 200 यूनिट तक बिजली जला रहे हो तो फ्री में मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो कांग्रेस ने वादा किया है वह गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी में यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हर एक परिवार के अंदर में जो महिला है उनको 2000 रुपये दिए जाएंगे, 2000 रुपीज़ टू ईच वेमेन हेड ऑफ फैमिली। फिर उसके बाद में तीसरी चीज़ यहाँ पर है वो है अन्न भाग्य। अन्न भाग्य क्या है, अन्न भाग्य में कांग्रेस ने बोला है कि अगर ये इलेक्शन में आते हैं, मतलब इलेक्शन जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, तो 10 किलोग्राम तक जो अनाज है वो यहाँ पर दिया जाएगा अन्न भाग्य के तहत। इस स्कीम के तहत यहाँ पर 10 किलोग्राम तक फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे, ऐसा प्रॉमिस किया हुआ है। ठीक है, अब इलेक्शन जीत तो चुके हैं तो यहाँ पर इनको ये चीज़ें फुलफिल करनी होंगी। देन उसके बाद में जो चौथी चीज़ यहाँ पर बोली गई है कांग्रेस की साइड से वो है युवा निधि। अब ये युवा निधि क्या है, युवा निधि में बोला गया है कि जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, कोई रोज़गार उनके पास में नहीं है, तो उनको 3000 रुपये प्रति महीना, 3000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। और सपोज़ यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने डिप्लोमा किया था, कोर्स किया था, कोई डिप्लोमा होल्डर है लेकिन वो भी बेरोज़गार है, तो उसको यहाँ पर 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। ये प्रॉमिस भी कांग्रेस सरकार ने किया है युवा निधि के तहत। और लास्ट चीज़ यहाँ पर जिसकी वजह से इलेक्शन जीते हैं कांग्रेस, ऐसा बोला जा रहा है आर्टिकल्स में, वो है फ्री ट्रैवल टू ऑल वेमेन। तो जो कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, वहाँ पर जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है उसमें महिलाओं के लिए जो ट्रैवलिंग रहेगी वो बिल्कुल फ्री रहेगी, उनको कोई चार्ज नहीं देना है। तो ये 5 मेन चीज़ें बताई जा रही हैं जिसकी चक्कर में जो कांग्रेस हैं उन्होंने यहाँ पर जो इलेक्शन है उसको जीत लिया। अब इस चीज़ को यहाँ पर फुलफ़िल भी करना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग थोड़ा सा वोट शेयर अगर देखते हैं तो कांग्रेस का वोट शेयर पहले के कंपैरिजन में लगभग 5% बढ़ा है। सबसे ज़्यादा जो वोट शेयर घटा है वो जेडीएस का भी आपको डाउन देखने को मिलेगा। जेडीएस के काफ़ी सारे वोट्स जो हैं वो कांग्रेस की साइड में जा चुके हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप आप लोग कर्नाटका इलेक्शंस को लेकर जो भी सिनेरियो है वो सब कुछ समझ चुके होंगे। आगे आते हैं। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो ना। उसके बाद यहाँ पे आता है अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से लिंक कर पाओगे।
क्या बात की जा रही है? ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात की जा रही है। ज़मीन के नीचे जो पानी प्रेजेंट है वो पानी लगातार यहाँ पर ख़त्म होता चले जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उस पानी को बहुत तेज़ी से निकालना शुरू कर दिया है और उस एक्सट्रैक्शन की वजह से पानी का टेबल काफ़ी डाउन पहुँच चुका है और कई सारी जगह पर वो पानी सूख चुका है, जिसकी वजह से जो ये कह सकते हो ज़मीन है ना, वो अंदर धंसती हुई नज़र आ रही है, जैसा हमने उत्तराखंड के टाउन जोशीमठ में देखा था। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, हमने जैसा जोशीमठ में देखा कि काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं उनमें क्रैक हो चुके हैं, है ना, और वो जो जोशीमठ का जो पूरा का पूरा टाउन है वो नीचे धंसता जा रहा है। तो वैसे सिनेरियो अभी कई सारे और भी स्टेट्स में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सिमिलर जो फिनोमेनन है, बिल्कुल सिमिलर जो तरीका है वो हमने पंजाब के अंदर भी देखा है, हरियाणा में भी देखा है, दिल्ली में भी देखा है और फरीदाबाद में भी देखा है। तो बोला ये जा रहा है कि अगर हम इन एरियाज़ की बात करें तो एक चीज़ कॉमन हो रही है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, यहाँ पर एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। ज़मीन से पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाला जा रहा है और इतना ज़्यादा निकाला जा रहा है। देखो एक चीज़ होती है ना कि उसको रिचार्ज होने का समय नहीं दिया जा रहा है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना भी ज़रूरी है, वो वापस से उस लेवल पर आ जाए, लेकिन वो उस लेवल पर पहुंच नहीं पाता, निकाल लिया जाता है पहले ही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउन पहुंच चुका है ग्राउंड वाटर, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ग्राउंड वाटर का यूज़ हो कहाँ पे रहा है? काफ़ी सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। हमारा जो नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन है, पंजाब हो गया, वहाँ पर भी बहुत सारी जो खेती की जा रही है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर के ऊपर। बहुत सारा ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं वो लोग, है ना। निकालने के बाद में कह सकते हो कि ये जो है उसकी सिंचाई की जा रही है खेतों की, और बाकी सारे काम भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। पंजाब में आप देख पाओगे 76% जो ग्राउंड वाटर है वो अभी यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर दिया गया है। उसके बाद में ऐसे ही चंडीगढ़ के अंदर 64% हो गया और दिल्ली के अंदर 50% तक यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है निकाल लिया गया है, उसको यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसका मतलब जो ये ग्राउंड वाटर है ये ज़्यादा निकल रहा है, रिचार्ज बहुत देरी से हो रहा है। मतलब ये पानी ज़मीन के नीचे भर बहुत धीरे धीरे रहा है, लेकिन उसको निकाल बहुत तेज़ी से जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो नज़र आएगी। वो प्रॉब्लम क्या नज़र आ सकती है? बोला जा रहा है अगर यहाँ पर पानी प्रेजेंट नहीं होगा ज़मीन के नीचे तो इससे यहाँ पर जो पूरा एरिया है वो सूख जाएगा। जो हमारी मिट्टी है, उनकी लेयर्स हैं वो सूख जाएंगी। जो रॉक वगैरह है वो सीधा सीधा जब वो सूख जाएंगी ना, कोई नमी नहीं होगी, तो रॉक नीचे धंसती हुई नज़र आएगी। ठीक है, यानी सिंकिंग वाला प्रोसेस नज़र आएगा, जैसा जोशीमठ में देखने को मिला है। ऐसा खुद यहाँ पर जो हमारे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं वो इसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद बताया गया कि कई सारे तरीके हैं, कई सारी सैटेलाइट्स हैं, हमने उसका डेटा यूज़ करके देखा है कि हाँ पहले के कंपैरिजन में अभी ग्राउंड वाटर काफ़ी कम हो गया है और ग्राउंड वाटर निकाला भी काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। कपिल मलिक एक रिसर्चर स्कॉलर हैं जो कि काम करते हैं मिस्टर जैन के साथ में, और नोएडा बेस्ड रडार सिस्टम एंड सर्विस को यहाँ पर ये चला रहे हैं। ठीक है, और इस रडार को चला रहे हैं एक सैटेलाइट के माध्यम से। वो जो सैटेलाइट है वो है सेंटिनल-1 सैटेलाइट, और उस सैटेलाइट में उस माध्यम से हमने डेटा इकट्ठा किया है और बताया गया है कि आप देखोगे कि जो नेशनल कैपिटल है यानी कि जो दिल्ली है, वहाँ का जो रीजन है वो थोड़ा सा नीचे घुसा है, यानी दिल्ली जो है वो हल्का सा नीचे धंसता हुआ नज़र आया है। लगभग हर साल 15 mm से यहाँ पर नीचे जा रहा है दिल्ली, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत तेज़ी से ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, बहुत तेज़ी से ग्राउंड वाटर को निकाला जा रहा है, ये एक मेन कारण है। ठीक है, तो ये आपने सिनेरियो समझा कि एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अब थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे ग्राउंड वाटर को निकालने के पीछे के कारण क्या है ना, वो सारी बातें जानेंगे, क्योंकि मेंस के लिए टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब बात करते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की, तो इंडिया में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से जो वाटर टेबल है वो डाउन गया है। इवन हमारे पास में जो बॉडी है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 70% जो टोटल वाटर भारत में यूज़ किया जा रहा है वो ग्राउंड वाटर का ही यूज़ किया जा रहा है, यानी कि ज़मीन के अंदर से यहाँ पर उस पानी को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ऐसा बोला गया। अब ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक सीरियस प्रॉब्लम तो हो ही गई है, तो उसको लेकर हमें कुछ सोचने की आवश्यकता है। प्लस चाहे वो सिंचाई हो गया या कोई दूसरी तरीका हो गया, हमें अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है ताकि हम ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज़ ना करें। सवाल यहाँ पर यह है कि ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है लगातार, उसके पीछे के मेजर रीज़न क्या है, मेजर कारण क्या है? सबसे पहला कारण आपको देखने को मिल जाता है वो है क्लाइमेट चेंज। लगातार टेम्परेचर बढ़ना, तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पर इतनी तेज़ी से रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, ग्राउंड वाटर भर नहीं पा रहा है इतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से हम लोग यहाँ पर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। कई सारी जगह पर सूखा पड़ रहा है, कई सारी जगह पर बाढ़ आ रही है। कभी कभी जो मानसून है वो यहाँ पर
कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, डिसरप्टेड मानसून आपको देखने को मिलेगा। यही सारे एग्जाम्पल होते हैं क्लाइमेट चेंज के, क्योंकि क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर का बदलना और उसकी वजह से कई सारे मतलब ऐसे इवेंट देखने को मिलते हैं, कभी बारिश हो रही है ना, बेमौसम बारिश हो रही है, इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसका प्रेशर डायरेक्टली ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर पड़ रहा है, ऐसा बोला गया। दूसरा, पुअर वाटर मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखो जो वाटर है, लीकी पाइप हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी सारा वो अच्छी तरीके से नहीं बना है ना, या फिर हमारे पास में जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करने का जो टेक्निक है वो इतना बेहतर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सब चीज़ों का ना होने की वजह से भी हम लोग ग्राउंड वाटर को चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, लगातार ग्राउंड वाटर कम होता चले जा रहा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो रीज़न बताया गया है वो है नेचुरल रिचार्ज, जो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। जो नेचुरली ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है ना, पानी जो प्रेजेंट होता है ज़मीन के अंदर, वो जो नेचुरल तरीके से अपने आप भरता है, वो भी यहाँ पर अपने आप से आप भरना बंद हो चुका है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? लगातार डिफॉरेस्टेशन होना, लगातार पेड़ की कटाई होना। पेड़ की कटाई होने से जो ये मिट्टी है वो बह जाती है सारी, क्योंकि पेड़ जब एक जगह पर लगा हुआ है ना, उसकी जड़ें मिट्टी के अंदर फैली हुई हैं, वो सॉइल को जकड़ के रखती हैं, मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं। अपने पेड़ काट दिया, सॉइल इरोजन हुआ, सॉइल इरोजन की वजह से जो पानी का अमाउंट है वहाँ पर वो भी ज़्यादा कम हो जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, जो पानी यहाँ पर उस मिट्टी के माध्यम से जा सकता था ज़मीन के अंदर तक, अब वो नहीं जा सकता। ठीक है, अब वो क्योंकि वहाँ पर मिट्टी ही नहीं रह गई, सॉइल इरोजन हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारे नेचुरल कह सकते हो तरीके हैं जिसकी वजह से जो है अभी जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है वो नज़र आ रहा है। अब सवाल यह है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाए तो अगर कम हो जाता है और ज़्यादा कम हो जाता है तो इससे दिक्कतें क्या आएंगी? सबसे पहली दिक्कत पानी की कमी हो जाएगी, सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि ग्राउंड वाटर जैसे ही ड्रॉप होगा, इससे होगा क्या, जो हमारा पीने का पानी है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। डोमेस्टिक यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हम लोग प्रॉपर पानी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, वाटर शॉर्टेज यहाँ पर नज़र आएगा। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो ग्राउंड वाटर लगातार कम होगा, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली एनवायरमेंट के ऊपर भी पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जब जब ग्राउंड वाटर कम होगा, इससे जो खारा पानी है वो यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में एंटर होना स्टार्ट होगा, और जो पीने का पानी है वो सब गंदा होना स्टार्ट हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। वो पानी पीने का योग्य नहीं बचेगा। प्लस इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर जैसे कम होगा, बहुत तेज़ी से कम होगा, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पड़ेगा। जो फसलें पहले हो रही थी उतनी ज़्यादा मात्रा में फसलें होंगी नहीं, है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमी के ऊपर भी असर होता हुआ नज़र आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ती जा रही है तो गवर्नमेंट की साइड से कोई काम नहीं किया गया। देखो, सरकार ने काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स यहाँ पर चलाए हैं। थोड़ा बहुत इन इनिशिएटिव्स के नाम ध्यान रख सकते हो, क्योंकि मेंस में अगर आप लोग देखोगे पहले के पेपर, तो वहाँ पे इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कई क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये प्रॉब्लम है, तो बताओ सरकार के इनिशिएटिव क्या हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर। तो थोड़े बहुत इनिशिएटिव के मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो जैसे अब ग्राउंड वाटर वाली प्रॉब्लम को रोकने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को यहाँ पर स्टार्ट किया। उसके बाद में जल शक्ति अभियान हो गया, अटल भूजल योजना हो गया, एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार के यहाँ पर कई सारे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो यहाँ पे ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए चलाए गए हैं सरकार की साइड से। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पेस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। आने वाले समय में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होने वाली है। आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने आपको ये आर्टिकल पढ़ाया था और अक्सर ये न्यूज़ में आ रहा है। गगनयान मिशन, आज भी हम लोग गगनयान मिशन को पढ़ेंगे। जिसने पढ़ रखा है मेरे साथ में वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन रिविज़न करना भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो गगनयान मिशन को तैयार किया जा रहा है, जल्दी यहाँ पर इसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो अभी गगनयान मिशन का जो पैराशूट है बेसिकली उसको रेडी कर लिया गया है। ये जो आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ना, कमरे जैसा, इसमें 4 लोग बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाले हैं और फिर उसके बाद में नीचे आएंगे। तो अभी यहाँ पर इसको रेडी कर लिया गया है। ये उतरेगा कैसे मैं आपको समझाऊंगा। अंतरिक्ष में ये मतलब 2-4 दिन तक रहेंगे, कैसे नीचे उतरेंगे, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बहुत आसान से शब्दों में एक पिक्चर के माध्यम से समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले समझ लो आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है। तो गगनयान मिशन का जो ये क्रू मॉड्यूल है ना, ये 4 को नहीं 3 एस्ट्रोनॉट को लेकर जाएगा। 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएगा और पहली बार ये होगा कि हम इंडिया का मतलब कि जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है वो कंडक्ट कर रहे होंगे। पहली बार हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेज रहे होंगे, जो अंतरिक्ष में रुक कर वापस आएंगे नीचे। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे गगनयान प्रोग्राम को भारत ने खुद से डेवलप किया है, हम लोगों ने खुद यहाँ पर बनाया है। इसरो का एक बहुत बड़ा स्पेशल टेस्ट होने वाला है
और कह सकते हो कि इसकी जो टेस्टिंग है वो लगातार चली रही है। काफ़ी बार हमने पढ़ा है क्योंकि अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर धीरे धीरे करके बनाए गए हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि देखो इस साल हम इसकी टेस्टिंग करेंगे पहली बार ना, जिसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा जुलाई के महीने में। तो अभी कह सकते हो अभी ये न्यूज़ में और 2 महीने बाद फिर से न्यूज़ में आ जाएगा जुलाई मंथ में। तो जुलाई में पहला इसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया था, और सॉरी डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा पहला, फिर उसके बाद में एक और डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा, यानी कि एक और ट्रायल किया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर लास्ट में हम इन एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे। तो 2 बार तो ट्रायल होगा, तीसरी बार अंतरिक्ष में यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, ताकि हम जो एस्ट्रोनॉट्स उनकी सेफ्टी को हम लोग बनाए रख सकें। क्योंकि पहले अगर टेस्टिंग हो जाएगी, पहले ही हमें सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि आखिरकार ये मिशन कैसे चलने वाला है, तो हम अपने एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को यहाँ पर बनाकर रख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सवाल यह है कि गगनयान मिशन सर है क्या, ये तो हमें अभी भी समझ में नहीं आया। अंतरिक्ष में जाएंगे आएंगे अभी भी नहीं पता चला ये काम होगा कैसे, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाता हूँ ये कैसे होने वाला है। दोस्तों, गगनयान मिशन को समझने से पहले आप गगनयान मिशन का पूरा सिस्टम समझो। ये एक रॉकेट है जो अंतरिक्ष में जाएगा, ठीक है। इस रॉकेट में हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठकर जाएंगे। अब वो 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे कहाँ पर, तो आप यहाँ पे रॉकेट का ऊपर जो पीक देख रहे हो ना, यहाँ पर छोटा सा बीच में ऐसे बॉक्स नज़र आ रहा होगा, है ना, थोड़ा सा येलोइश कलर का ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा। इसी बॉक्स को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल मॉड्यूल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मॉड्यूल। इसी मॉड्यूल को मैंने अभी, यानी यही जो ऊपर वाला मॉड्यूल है, ये तैयार कर लिया गया है। जो आपने अभी पीछे पिक्चर देखा था ना न्यूज़पेपर के अंदर में, कि मैंने जो बोला ये बॉक्स कमरे जैसा ये तैयार किया गया है, उसी के अंदर ये 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, उसको रेडी कर लिया गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मॉड्यूल। ऑर्बिटल मॉड्यूल 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, ध्यान रखना। एक तो क्रू मॉड्यूल जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। इसके नीचे सर्विस मॉड्यूल जो कि इसके अंदर पावर देने का काम करेगा, इसके माध्यम से ये उड़कर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल को जोड़ दिया गया, ये बन गया ऑर्बिटल मॉड्यूल। इस ऑर्बिटल मॉड्यूल को उठाकर इस रॉकेट में डाल दिया गया, ये रॉकेट में आगे फिट कर दिया गया। अब ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाएगा, इस ऑर्बिटल मॉड्यूल को यहाँ पे पहुँचा देगा अंतरिक्ष के अंदर में, जिसके माध्यम से आप ऐसा कह सकते हो कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स है वो यहाँ पे अंतरिक्ष का जो सफ़र है वो कर आएंगे, ठीक है। तो क्रू मॉड्यूल आपको समझ में आ गया और सर्विस मॉड्यूल आपको समझ में आ गया। आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, ये कुछ पिक्चर्स मिक्स हुई हुई हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा इसको समझते हैं। मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को जूम कर देता हूँ। अब सपोज़ यहाँ पर जैसे आप अंतरिक्ष में जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको पृथ्वी से जब बाहर निकलना है तो कैसे होगा। ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट का नाम है GSLV Mark 3 रॉकेट, जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। कहाँ से भेजेंगे, श्री हरिकोटा से इस रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। इसमें यहाँ पर ये जो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बैठे हुए हैं। ये रॉकेट गया, 16 मिनट के अंदर अंदर ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट पर पहुँच जाएगा, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट पर पहुँचने के बाद में जो इसमें ऑर्बिटल मॉड्यूल था ना, ऑर्बिटल मॉड्यूल याद है जो मैंने आपको बताया था, क्रू मॉड्यूल जिसमें मिला हुआ है, जिसमें लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो रॉकेट यहाँ पर गया 16 मिनट के अंदर अंदर, और इसने इसमें से ये जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है वो निकाल कर ऊपर फेंक दिया, ठीक है। अब जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं वो ऊपर आ गया। अब ऊपर आ गया तो जैसे मैंने बोला, इसमें नीचे वो लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है, जिसके माध्यम से यहाँ पर इसको पावर मिलती रहेगी। और लगभग कह सकते हो कि कुछ दिनों तक ये ना अंतरिक्ष में इस प्रकार से चक्कर मारता हुआ जाएगा। रॉकेट गया, इसने ऊपर फेंक दिया ऑर्बिटल मॉड्यूल को, ऑर्बिटल मॉड्यूल ऐसा या 5 से 7 दिन तक ये ऐसे ही अंतरिक्ष में रहेगा। अंतरिक्ष में रहने के बाद में फिर ये धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट होगा। जब ये नीचे आना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ऑर्बिटल मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों अलग हो जाएंगे तो ये वाला तो ऊपर रह गया, लेकिन अब जिसमें हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं वो यहाँ पर वो वाला मॉड्यूल नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि अगर वो नीचे गिर जाएगा तो ये लोग मर जाएंगे, नहीं। जब ये नीचे गिरेगा ना तो इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा। स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे, इसी में पैराशूट लगाया गया है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिस पैराशूट को अभी रिसेंटली बनाया गया, ठीक है। तो पैराशूट लगाया गया इसमें। तो जैसे यहाँ पर ये जो 3 एस्ट्रोनॉट्स इसमें बैठे हैं, ये गिरना स्टार्ट होगा, गिरेगा, नीचे आएगा, इसमें से पैराशूट खुल जाएंगे। पैराशूट खुलते यहाँ पर जो इसकी गति है, जो स्पीड है, वो कम हो जाएगी। धीरे 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 करके यहाँ पर यह गुजरात में अरेबियन सी में लैंड कर जाएगा और हमारे तीनों एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर उतर जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है इस गगनयान मिशन का। ध्यान रखना, इसमें जो कॉस्ट है वो 10,000 करोड़ रुपए लगाई गई है और इसको लॉन्च किया जाएगा अभी 2023 में। मतलब लॉन्च क्या, पहले इसका 2 ट्रायल होगा और फिर उसके बाद में देन फाइनली हम लोग यहाँ पर इसको करके दिखाएंगे। और अगर इंडिया यहाँ पर इसमें सक्सेसफुल होगा,
वैसे तो यहाँ पर इंडिया सक्सेसफुल हो गई, तो अगर यहाँ पर ये काम कर लेते हैं हम लोग तो इंडिया चौथा देश हो जाएगा ये काम करने वाला। इससे पहले ये काम यूएस, रशिया, चाइना ऑलरेडी कर चुके हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, पहली बार तो हम लोग इस रॉकेट को लॉन्च करेंगे खाली। दूसरी बार एक रोबोट रखा जाएगा व्योमित्रा करके, ये रोबोट आप देख पा रहे होंगे, इस रोबोट को रखकर हम लोग लॉन्च करेंगे। तीसरी बार यहाँ पर वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर अंतरिक्ष में 5 से 7 दिन में घूम के बाद में नीचे यहाँ पर उतरते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा गगनयान मिशन। आगे आते हैं और चलते हैं हमने साइंस एंड टेक वाले पेज पर। साइंस एंड टेक पर दूसरी खबर है कोविड-19 को लेकर, बिल्कुल मत पढ़ना। इकलौता आर्टिकल है साइंस एंड टेक के पेज पर, वो ये वाला है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आईवीएफ के बारे में बताया गया है, ठीक है। आईवीएफ में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। लेकिन आपने आईवीएफ हमेशा 2 के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर ये 3 पेरेंट आईवीएफ है। इसको हम समझेंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पहले समझो इस आर्टिकल को क्यों लिखा गया है। देखो, बोला यह जाता है कि देखो, जो हमारे बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पहली चीज़ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो साइंस एंड टेक के आर्टिकल, खासकर ऐसे वाले आर्टिकल होता है ना, ये थोड़े से दिमाग के ऊपर से निकल जाते हैं। जो बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये एक एनर्जी फैक्टर है। इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, जो हमारे फूड खाते हैं हम लोग, उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का ये काम करता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन जॉब, इसका जो मेन काम होता है वो है ऑक्सीजन को प्रोसेस करना, उसके बाद में जो फूड हम लोग खाते हैं उसके सब्सटेंस को कन्वर्ट करना एनर्जी में, ठीक है, एनर्जी में बदलने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है? एक ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल में होता है। एक मानव का जो शरीर है वो काफ़ी सारे सेल से मिलकर, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो हर एक सेल में आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट होता हुआ नजर आएगा, ध्यान रखना। तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी बनती है ना, हमारे बॉडी में एनर्जी जो बनती है, 90% एनर्जी जिसकी वजह से बॉडी काम करती है, फंक्शन करती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखना। ये बात क्लियर हो गई। अब काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान को माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज़ हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़, जिसकी वजह से उसका माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम नहीं कर पाता। काफ़ी सारी वेमेन यानी महिलाएं होती हैं जिनमें ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ पाई जाती है, ये बीमारी पाई जाती है। अब वो जो महिलाएं अब एक बच्चे को जब जन्म देती हैं ना, तो वो बच्चा भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ वाला ही पैदा होता है, ठीक है। काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके माइटोकॉन्ड्रियल में प्रॉब्लम होती है, वो डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, उससे यहाँ पर वो एक हेल्दी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। और ऐसे केसेस यूके में आप देख पाओगे काफ़ी सारे हैं। 6500 बेबीज़ में से एक बच्चा जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर वाला ही होता है, जो कि यहाँ पर उसके मदर से ही बीमारी उसके बच्चे में पहुँच चुकी है। और अगर वो बच्चे में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है तो बच्चा ज़्यादा समय तक जीवित रह नहीं पाता है, उसको सीरियस प्रॉब्लम होने लगती हैं, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो गया, लीवर डिजीज़ हो गई, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई, जिसकी वजह से उसकी जान भी जल्दी मतलब कम उम्र में उसकी जान चली जाती है। तो अभी क्या किया जा रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेकर आई गई है, जिसमें यूके सक्सेसफुल हो चुका है, यूके ने कामयाबी हासिल कर ली है। वो क्या करेंगे, वो बच्चे में इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि इसको चेंज ही कर देंगे, जिससे जो बच्चा है उसमें ये माइटोकॉन्ड्रियल वाली जो बीमारी है वो नहीं आएगी। भले ही उसकी मदर को भी अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है, तब भी बीमारी उसके बच्चे तक नहीं पहुंचेगी। कैसे होगा ये काम, इसको समझते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 पेरेंट आईवीएफ। पहले मैं आपको समझाता हूँ आईवीएफ होता क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको समझना। देखो, आईवीएफ में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर बच्चे को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये एक वेमेन है, वेमेन का यहाँ पर एग लिया, ठीक है। वेमेन का एग लेने के बाद में क्या करेंगे, उसको स्पर्म के साथ में प्रिपेयर कर देंगे। वेमेन का एग और मेन का स्पर्म, इन दोनों को यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इसको तैयार करने के बाद में, क्योंकि स्पर्म के साथ में जैसे यहाँ पर ये एग मिलता है ना, तो क्या होगा, एग फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज हो जाएगा यानी कि अब ये एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा, यानी कि एक बच्चा बनना स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो एग फर्टिलाइज हो जाएगा 3rd स्टेप में। पहले में एग लिया, दूसरे में स्पर्म के साथ में प्रिपेयर कर दिया, तीसरे में यहाँ पर क्या होगा, जो एग है वो यहाँ पर फर्टिलाइज हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे बच्चा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, 4th स्टेज में एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, धीरे धीरे यही यहाँ पर बेबी बन जाता है, बच्चा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये 4th स्टेज में एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, वापस से वेमेन के अंदर में इंसर्ट कर देते हैं, जिससे यहाँ पर वेमेन एक बच्चे को जन्म देती है। तो ये है आईवीएफ टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, समझ गए। लेकिन दूसरे वाले केस में, अब मैंने आपको 3 पार्टनर वाले के बारे में बताया है,
तीन पार्ट में क्या है कि जो महिला है ना, उस महिला को ही माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कैसे यहाँ पर ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इसको समझते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर क्या होता है, एक जो माँ है, मदर के एग में से जो न्यूक्लियर जेनेटिकल मटेरियल है, जो यानी जीन है, उस मदर के एग का जो जीन है उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, डोनर के एग में। डोनर जो कि यहाँ पर डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो एक मदर का जो एग है वो यहाँ पर डोनर के एग में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मदर का जो एग है ना, जिसको ये माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी है, उसका जो डीएनए है वो हटा देंगे हम उसमें से। उस एग में से न्यूक्लियर डीएनए को रिमूव कर दिया जाएगा, ताकि जो वो बीमारी है ना वो बच्चे में ना जाए, उस एम्ब्रियो में ना जाए। उसी की वजह से तो फैल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, उस न्यूक्लियर डीएनए को हम रिमूव कर देंगे और इससे जो एम्ब्रियो होगा, जो बच्चा होगा, उसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है। इससे यहाँ पर क्या हो सकता है कि कोई भी महिला जिसको माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी है वो भी यहाँ पर एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती है। बस इसमें आईवीएफ वाली टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा, यानी जो एम्ब्रियो है उसको स्पर्म और एग के साथ में यहाँ पर कंबाइन करना होगा फ्रॉम द बायोलॉजिकल पेरेंट्स। जो खासकर बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके एग और स्पर्म के साथ में यहाँ पर एम्ब्रियो को मिलाना होगा, कंबाइन करना होगा, ठीक है। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया हम डोनर के एग से लेंगे। किसके एग से? डोनर के एग से, जो डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो डोनर के एग से माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया जाएगा और बायोलॉजिकल पेरेंट्स के जो रियल पेरेंट्स हैं, है ना, उनके स्पर्म और एग को कंबाइन कर दिया जाएगा एम्ब्रियो के साथ में। तो जो आईवीएफ एम्ब्रियो तैयार होगा ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से, है ना, उस एम्ब्रियो को हम क्या करेंगे, स्पर्म और एग जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उसके साथ में कंबाइन कर देंगे। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो यहाँ पर इनका यूज़ नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया डोनर का यहाँ पर यूज़ होने वाला है, ध्यान रखना। तो इसका जो रिज़ल्ट निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा कि एक जो बच्चा पैदा होगा वो उसके पास मतलब अपने पेरेंट्स का डीएनए होगा, दूसरा यहाँ पर डोनर जिसने डोनेशन दिया था उसके यहाँ पर 37 जीन होंगे। इस टेक्निक से यहाँ पर, इसी टेक्निक को हम लोग 3 पेरेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताने वाला हूँ। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुन लोगे तो आराम से यहाँ पर और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो 3 पेरेंट आईवीएफ है ना, ये 3 पेरेंट आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक होती है जो उन जोड़ों को, उन कपल और परिवारों के लिए एक नई आशा लाती है जिन्हें कोई जेनेटिक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डिजीज़ होती है। और इतना ही नहीं, आप कह सकते हो कि जो और कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ना कपल के अंदर में, जिसकी वजह से जो कपल है वो एक होने पर भी, मतलब कह सकते हो कि किसी कपल में अगर एक ये कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर, किसी भी एक कपल में हस्बैंड या वाइफ को किसी को भी यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उससे यहाँ पर कह सकते होगा महिला को प्रेग्नेंट होने से रोक सकती है। तो उसी प्रॉब्लम के अंदर में 3 पेरेंट आईवीएफ यूज़ किया जाता है। उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा अवसर होता है 3 पेरेंट आईवीएफ को अपनाने का। तो यहाँ पर ना जो 3 पेरेंट आईवीएफ है, इसका नाम सुनकर किसी के मन में ये सवाल आता है, क्या माता पिता और डोनर तीनों से मिलकर बच्चा विकसित हो सकता है? हालांकि जो 3 पेरेंट आईवीएफ तकनीक है, इससे जो पैदा हुआ बच्चा होता है ना, उसके लिए कह सकते हो काफ़ी अच्छा है कि वो किसी ना किसी डिसऑर्डर से बच सकता है, जिसमें मतलब कि इस दौरान जो इलेक्ट्रोफ्यूजन तकनीक है उसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोफ्यूजन तकनीक में एक, जैसे कि माँ है, माँ का जो यहाँ पर एग है, मदर का जो एग है, उससे यहाँ पर जो न्यूक्लियस जीनोम होता है, उस न्यूक्लियस जीनोम को स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वाला डोनर जो होता है, जो डोनर है, जो स्वस्थ है, स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो डोनर है, उसमें यहाँ पर डाला जाता है, ठीक है। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है। इससे यहाँ पर क्या होता है, एक जो है इंसान, एक जो बच्चा है वो यहाँ पर जन्म ले सकता है। तो कहने का मतलब है, एक तरफ मदर है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है, एक तरफ डोनर है जो यहाँ पर रेडी है ना, और उसको कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर नहीं है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर वाली मदर है वो यहाँ पर डोनर की हेल्प लेकर कह सकते हो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, जिससे जो बच्चा है वो बच्चे में भी कोई भी माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी, जो डिसऑर्डर है, वो नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस हैं यूके में जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो बस इसी वजह से यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी करके, जो मतलब इसके रिप्लेसमेंट थेरेपी करके जो ये पूरा प्रोसेस है ये लेकर आया गया है, जिससे यहाँ पर ये काम किया जा सकता है, बच्चे की जान बचाई जा सकती है। तो इस 3 पेरेंट में 2 महिला की और 1 पुरुष की आवश्यकता होती है। जैसा हमारा आईवीएफ में 1 महिला 1 पुरुष की आवश्यकता है, वैसे यहाँ पर केवल कह सकते हो कि
मतलब कि एक 2 वेमेन चाहिए, 1 मैन चाहिए, ठीक है। बस जिन मदर को माँ बनने में परेशानी होती है, जिस महिला को, खासकर जिस वेमेन को, तो उनके लिए यहाँ पर ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ये एक सबसे बढ़िया टेक्निक मानी जाती है। और इस प्रोसेस को यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया ने जो कानूनी मान्यता है वो यहाँ पर दे दी है, इसको लीगल रिकग्निशन दे दिया गया है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा आज का न्यूज़ एनालिसिस था। आज मैंने जैसे बोला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा कम थे, तो इस वजह, क्योंकि पूरा इलेक्शन से पेज भरा पड़ा है तो हमने इलेक्शन के बारे में इतना जानना नहीं है, जो जानना था वो मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि नेशनल लेवल पर कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि इंश्योर करती है कि शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट को अच्छे से लागू कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। नाम से ही पता चल रहा है ये थोड़ा सा मिलता जुलता है उससे, ठीक है। तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है ये बेसिकली इसी का मेन काम है कि वो इस पर्टिकुलर एक्ट को अच्छे से लागू कर सके, है ना, इंश्योर कर सके कि वो अच्छे से लागू हो रहा है या ना हो रहा है, ठीक है ना। इसके साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।